हेलो एवरीवन, कोकाटा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कंटेंट प्लस पेडागोजी, क्योंकि हमारा टारगेट 30 में 30 लाना है। मतलब जो हमारी हिंदी है उसकी हम पेडागोजी और आपको कंटेंट दोनों एक ही वीडियो में देंगे। और हमारा लक्ष्य है कि आपका 30 में 30 स्कोर कराएं, यानी 120 प्लस का स्कोर हम आपका कराएंगे सीटेट 2023 परीक्षा में। यह हमारा आपसे वादा है। तो हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं, हिंदी कंटेंट प्लस पेडागोजी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। जब चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो करते हैं सेशन की शुरुआत। और नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। मतलब हमें एक पद्यांश दे रखा है और हमें उसे पढ़ के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनका हमें जवाब देना है। तो देखिए, जो हमारा पद्यांश है, जो पैराग्राफ दिया है हमें, उसे बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है हमें। तो पढ़ते हैं पैराग्राफ। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है आपके अंदर तो आपकी कभी हार नहीं होगी। और जो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर हम डर जाएंगे तो हम उस रास्ते को पार नहीं कर पाएंगे। मतलब जो मंजिल हमें पानी है उस मंजिल को हम नहीं पा सकते अगर हम डर जाएंगे तो। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मतलब जो चींटी होती है वो कितनी बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, फिसलती है, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि आप लगातार मेहनत करते रहिए, और जो हमारा मन का विश्वास है वो हमारे रगों में साहस भरता है, जिससे हम अपने काम के प्रति और अच्छे से जागरूक हो जाते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। मतलब जो है सिंधु नदी है उसमें डुबकी लगा रहा है गोताखोर, जा जाकर खाली हाथ लौट भय आता है। मतलब डुबके लगा रहा है फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं पड़ रहा। मिलते ना सहज ही मोती। मतलब मोती जो है वो सहज नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब यह है, जो हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं वो हमें इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा। पानी में बढ़ता दुगना उत्साह, इसी हैरानी में मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती। मतलब उत्साह हमें दुगना बढ़ता है और हर बार हमारी मुट्ठी खाली नहीं रहेगी, कभी तो भरेगी। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो ये हमें एक पैराग्राफ दिया, हमने पढ़ा है। और अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनका हमें इस पैराग्राफ में से पढ़ के उत्तर सही क्वेश्चन का सही उत्तर पे हमें निशान लगाना है। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार कौन नहीं हार सकता। मतलब कवि कहता है कि कौन नहीं हार सकता। तो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा, तो उसमें देखिए हमने क्या क्या पढ़ा पैराग्राफ में। जो युद्ध कला में निपुण हो, जो दमन नीति में माहिर हो, जो हिम्मत रखता हो, जो लड़ाई ना करता हो। तो देखिए, जो आदमी कभी हिम्मत नहीं हार सकता वो जो है अपना काम, अपना लक्ष्य पा लेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका वो करेक्ट हो जाएगा, जो हिम्मत रखता है या हिम्मत नहीं हारता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं आती। मतलब जो चींटी होती है बहुत छोटा प्राणी है चींटी, और ये कभी हिम्मत नहीं हारती है और इसकी मेहनत कभी बेकार भी नहीं आती। ऑप्शन देखते हैं। वह लड़खड़ाती है और तिनका ले जाती है। मतलब लड़खड़ाती रहेगी और तिनका भी ले जाएगी। ऑप्शन बी है इसका, वह खाली रहती है फिर कण लेकर नहीं जाती है। ऑप्शन सी है,
वह थोड़ी सी मेहनत में हार कर बैठ जाती है। ऑप्शन डी है हमारा, वह बार बार प्रयास करती है और कण ले जाने में सफल रहती है। देखिए जो चींटी होती है हमारी, वो अपने वजन से कम 2 गुना ज्यादा वजन ले जाती है, 2 गुना बल्कि 4 गुना वजन ज्यादा ले जाती है, क्योंकि वो उस काम को करने का बार बार प्रयास करती है और अपने काम में सफल हो जाती है। तो हमें चींटी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें भी किसी भी काम को बार बार करना चाहिए जब तक कि वो हमारा काम पूरा ना हो जाए, जब तक कि हमें उस काम में सफलता ना मिल जाए, हमें उस काम को बार बार करते रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोताखोर को मोती कब प्राप्त होता है? मतलब जो गोताखोर है उन्हें मोती कब प्राप्त होता है? किनारे पर बैठकर, तैरकर, समुद्र में गोता लगाने पर, मोती के सपने देखकर। बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए जो हमें मोती रूपी लक्ष्य है हमारा, वो कब प्राप्त होगा, या गोताखोर को मोती कब प्राप्त होगा? जब वो समुद्र में गोता लगाएगा, बार बार जाएगा, बार बार प्रयास करेगा, तब उसे मोती प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, समुद्र में गोता लगाने पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिंधु शब्द का पर्यायवाची, मतलब सिंधु जो है वो हमारी नदी है और उसका ये पर्यायवाची पूछ रहे हैं। सिंधु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जलज होगा, जलद होगा, या जलधि होगा, या जलाशय। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जलाधि। सिंधु शब्द का मतलब होता है जलाधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारी जो रगों में साहस कौन भरता, मतलब हमारी जो रगें हैं, हमारा शरीर है, उसमें मतलब एकदम साहस कौन भरता है? शिक्षक, माता पिता, डॉक्टर, या मन का विश्वास। तो देखिए शिक्षक हमें केवल पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं, माता पिता अच्छी शिक्षा देते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, और जो हमारे मन का विश्वास है ना, जो दृढ़ विश्वास है अगर हमारे मन में कि ये काम भी हम कर लेंगे, तो मन का जो विश्वास है वो हमारी रगों में साहस भरता है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्यांश में कौन सा रस है? मतलब जो हमारा पद्यांश है, पैराग्राफ है, उसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, या वीर रस। तो देखिए जहां बात साहस की आ रही है तो वहां हो जाएगा हमारा वीर रस। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, वीर रस। अब एक पैराग्राफ और दिया है, जो पहला वाला पैरा था वो पद्यांश था और ये हमारा गद्यांश है। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जिस कवि में प्राकृतिक दृश्य और प्रकृति के कौशल को देखने और समझने का जितना अधिक ज्ञान होता है, वह उतना ही बड़ा कवि भी होता है। मतलब कहने का यह है कि जो कवि होगा उसमें प्राकृतिक दृश्य और जो कौशल है उन्हें देखने का ज्ञान होना चाहिए। जितना अधिक उसे ज्ञान होगा इन चीजों के बारे में, उतना बड़ा वो कवि होगा। प्रकृति पर्यालोचन के सिवा कवि को मानव स्वभाव की आलोचना का भी अभ्यास होना चाहिए। मतलब प्रकृति के अलावा भी उस कवि को पुरुषों के बारे में, मानव जाति के बारे में और संसार की विभिन्न चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी वो कवि होता है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुख दुख आदि का अनुभव करता है, उसकी दशा कभी एक सी नहीं रहती। मतलब मनुष्य जो है अपने जीवन में तरह तरह के सुख दुख झेलता है और अपने अनुभव करता है, तो वो उसकी जो दशा है हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। अनेक प्रकार की विकार तरंग उसके मन में उठा करती है। मतलब अजीब अजीब तरह के ख्याल आते हैं, सोचता अजीब तरह की कि ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों नहीं है। इन विचारों की जांच, ज्ञान और अनुभव करना सबका काम नहीं, केवल कभी ही इनको अनुभव करने में समर्थ होते। मतलब कहने का यह है कि जो विचार विमर्श है या मंथन करना या चिंतन करना, ये सबके बस की बात नहीं है। केवल जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं हमारे, ये उनका ही काम है, ये उनके समर्थ का ही काम है।
जिसे कभी पुत्र शोक नहीं हुआ हो उसे उत्सुक का यथार्थ ज्ञान होना संभव नहीं, पर यदि वह कभी है तो पुत्र शोकाकुल मिटाया माता की आत्मा में प्रवेश करके उसका अनुभव कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि कभी वही है जिसे पुत्र वियोग या पुत्र मोह का ज्ञान हो तो वही कवि कहलाता है। इस तरह वर्णन करता है कि सुनने वाला तन्मय होकर उस दुख से अभिभूति हो जाता है, उसे ऐसा मालूम होने लगता है कि स्वयं उसी पर वह दुख पड़ रहा है। मतलब कवि उसे कहते हैं जो इस तरह से उन चीजों का वर्णन करें, बखान करें कि इस तरह से सुनाए कि जो सुनने वाले हैं वो अभिभूति हो जाए और उसे ध्यान लगा के सुने। जिस कवि के मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि कवि नहीं होता। मतलब कहने का यह है जिसे प्राकृतिक बातों का और अन्य बातों का ज्ञान नहीं होता वह कवि नहीं हो सकता, वो कवि नहीं है। अभी हमने गद्यांश पढ़ा, अब उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें प्रकृति के कौशल को देखने समझने की अधिक क्षमता होती है वह होता है। मतलब जो प्रकृति है उसे समझने और देखने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? बड़ा आदमी, बड़ा कवि, धनी व्यक्ति, अच्छी दृष्टि वाला। तो देखिए जैसे प्रकृति को देखने की मतलब देखने का कौशल हो या समझने का कौशल हो उसे हम कहते हैं बड़ा कवि। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, बड़ा कवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि का काम केवल प्राकृतिक चित्रण करना ही नहीं है, उसे अभ्यास भी होना चाहिए। कवि का मतलब यह है कि चित्रण नहीं करे, मतलब उसे सांसारिक चीजों का भी ज्ञान, सांसारिक बातों का और जो प्रकृति से जुड़ी चीजें हैं, रहस्य हैं, उनके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए उनके बारे में। तो ये एक कवि की विशेषताएं हैं। तो देखते हैं ऑप्शन, मानव स्वभाव का विश्लेषण करने का होना चाहिए उसे, मानव की बुराइयां करने का, मानव को शिक्षा देने का, मानव को प्रकृति से दूर रखने का। मतलब इनमें से उसके अंदर कौन सी चीजें होनी चाहिए, मतलब किस चीज का अभ्यास होना चाहिए। तो देखिए जो हमारा विश्लेषण होता है मानव के स्वभाव का, मानव स्वभाव का विश्लेषण करने का उसके अंदर अभ्यास होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, मनुष्य की दशा सदैव कैसी रहती है? मतलब जो मनुष्य है उसकी दशा सदा कैसी रहती है? एक सी रहती है, एक सी नहीं रहती है, खराब रहती है या दयनीय रहती है। मतलब जो पुरुष होता है या मानव होता है या मनुष्य होता है उसकी जो दशा है या स्थिति है हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सी नहीं रहती है, मतलब समय के अकॉर्डिंग जैसी जैसी समय के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, तो एक सी नहीं रहती है। कवि की विशेषता है कि वह शोकाकुल व्यक्ति के मन में प्रवेश करके, मतलब कवि के अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि वो जो व्यक्ति परेशान है उसके मन को झांके और उसकी पीड़ा का अवलोकन करे कि वो किस बात को लेकर परेशान है, कौन सी परेशानी है, उसका अवलोकन करे। ऑप्शन है उसकी पीड़ा अनुभव कर लेता है, मतलब ये कवि का काम है। ऑप्शन बी है उसकी पीड़ा को शब्दों में बयान करता है। ऑप्शन सी है सबको उसके दुख का ज्ञान करवाता है या उपयुक्त सभी। तो देखिए ये जो तीनों चीजें हैं मतलब उसकी पीड़ा का अनुभव भी कर लेना चाहिए, करता है जो कवि होगा, उसकी पीड़ा को शब्दों में बयान करेगा और उसका दुख सबके सामने लेकर आया कि उसे ये परेशानी है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
जिसे मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का अच्छा ज्ञान नहीं है वह नहीं हो सकता। मतलब जिसे मनोविकार, आदमी के अंदर जो कमियां होती हैं उनका, और जो नेचुरल चीजें, नेचुरल थिंग्स हैं, उनका अच्छा ज्ञान ना हो तो वह क्या नहीं हो सकता, मतलब कभी नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं हो सकता, पशु नहीं हो सकता, भगवान। तो देखिए अगर उसे इन चीजों का ज्ञान नहीं है तो वो हमारा कभी नहीं होगा, मनुष्य भी होगा, पशु भी होगा, भगवान, तो वो कभी नहीं होगा जिन्हें इन चीजों का ज्ञान नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की उठती हैं, मतलब जो मनुष्य है उसके मन में अनेक प्रकार की क्या उठती हैं, लहरें, भाव तरंगें, पीड़ा या इच्छाएं, मतलब क्या उठती हैं मनुष्य के मन में। तो देखिए मनुष्य के मन में उठती है भाव तरंगे, हाव भाव जो कहते हैं हम, इमोशंस। जो इमोशंस होते हैं वो आदमी के मन में ज्यादा उठते हैं, इमोशंस आते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, भाव तरंगे यानी इमोशंस। क्वेश्चन नंबर अगला, मनोविकार शब्द में संधि कौन सी है, जो मनोविकार शब्द है उसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन ए में दिया है स्वर संधि, ऑप्शन बी में दिया है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी में दिया है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी में दिया है वृद्धि संधि। तो देखिए जो मनोविकार है इसमें जो संधि होगी हमारी वो विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि। ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, यथेष्ट शब्द में समास है, जो हमारा यथेष्ट शब्द है उसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारा या बहुव्रीहि। तो देखिए जो यथेष्ट शब्द है इसमें हमारा अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब अव्ययीभाव समास जो है वो यथेष्ट शब्द अव्ययीभाव समास है। यथेष्ट जो है उसमें अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकार शब्द में निम्न में से कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो देखिए जो विकार है, जो हमारे उपसर्ग होती है वो शब्दों के शुरू में लगते हैं, और जो हमारे प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के बाद में लगते हैं। तो इसमें बा उपसर्ग है, बी उपसर्ग है, बिक उपसर्ग है या कार उपसर्ग है। तो देखिए जो विकार शब्द है इसमें बी उपसर्ग है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विकार। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, विकार शब्द में बी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब जो हमारी प्राइमरी कक्षा होती है उसमें जो पढ़ने की स्तर की क्षमता है उसका आकलन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा आकलन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है हमारे विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान। तो देखिए जो प्राइमरी लेवल की कक्षा होती है उसमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो हमारा लेवल होगा वो होगा बच्चे का, जो बच्चा पढ़ रहा है उसका फ्लो कैसा है, पढ़ने का प्रवाह सही है या नहीं। तो पढ़ने के प्रवाह जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। मतलब जो भाषा की कक्षा है हमारी, भाषा मतलब पेडागोजी, उसकी कक्षा में क्या है कि जो कहानी सुना रहा है उसका मूल उद्देश्य क्या है भाषा की कक्षा में। ऑप्शन ए दिया है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, मतलब बच्चों की जो इमेजिनेशन पावर है, बच्चों की इमेजिनेशन पावर का डेवलपमेंट करना। ऑप्शन बी बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना। तो देखिए बच्चों को दोहराना या रटना ये चीज हम नहीं सिखा सकते। ऑप्शन सी है बच्चों को अनुशासन में रखना। जब बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, तो अनुशासन में तो वो खुद ब खुद आ जाएंगे।
ऑप्शन डी है बच्चों का मनोरंजन करना। जब हम कहानी सुनाएंगे बच्चों को अच्छे शीर्षक मतलब अच्छे नायक नायिका वाली, तो बच्चों का इंटरेस्ट तो वैसे ही बढ़ जाएगा, मनोरंजन तो वैसे ही बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना, डेवलपमेंट करना, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। मतलब जो प्राइमरी कक्षा होती है उसमें बच्चे बहुत कुछ लेकर आते हैं, जैसे अपनी डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। ऑप्शन है इसके समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तकें, कमियां। बच्चे क्या लेकर आते हैं जब विद्यालय आते हैं? तो बहुत सारी। तो देखिए बच्चे लेके क्या आते हैं विद्यालय में? जब आते हैं बच्चे तो भाषा लेकर आते हैं, मतलब बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं बच्चे, तो उन्हें एक सही भाषा का ज्ञान कराया जाता है, मतलब विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न भाषाओं के बच्चे। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, भाषा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, मतलब आप हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में हैं तो आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? ऑप्शन ए भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना, मतलब जो हमारी भाषा है उसकी क्षमता का विकास करना, लैंग्वेज पावर डेवलपमेंट। और ऑप्शन बी है व्याकरणिक नियमों की जानकारी। ऑप्शन सी है भाषा कौशलों का ज्ञान। ऑप्शन डी है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो देखिए जो हमारा हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सबसे कम महत्वपूर्ण है, हम उसे क्या करेंगे कि जो संवैधानिक मूल्यों की जानकारी है वो हम उसे सबसे कम देंगे। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की किस विद्या के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? जो साहित्य की कौन सी विद्या है उसमें शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? आत्मकथा में, संस्मरण में, एकांकी या जीवनी? तो देखिए जो साहित्य की विद्या है हमारी, जो शिक्षण में सस्वर पठन वो सर्वाधिक उपेक्षित होगा एकांकी में, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, एकांकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक है। मतलब शिक्षण कार्य उनसे कराया जाए, जो शिक्षण विधि है ऐसे अध्यापकों से कराई जाए जो अपने विषय में योग्य हों और कौशलों को दृष्टिकोण से एक दूसरे के पूरक हों, ऐसे अध्यापकों से शिक्षण विधि कराई जाए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे भाषा संसर्ग विधि, प्रत्यक्ष विधि, दल शिक्षण विधि या भ्रमण विधि। इनमें से कौन सी हो सकती है? तो देखिए इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, दल शिक्षण विधि। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दल शिक्षण विधि। आगे बढ़ते हैं। किसी भी नवीन भाषा को, मतलब कोई नई भाषा है, जानने के लिए मातृभाषा आधार का कार्य करती है। मतलब यह है अगर हम किसी नई भाषा के बारे में जानेंगे तो जो हमारी मातृभाषा है वो हमारा आधार बेस के तौर पे बहुत अच्छा काम करती है। मतलब बेस हमारा मजबूत होगा तो हम नई भाषा को जानने में हमें आसानी होगी। इसे हेतु कौन सी विधि सहायक है? मतलब नई भाषा को जानने के लिए कौन सी विधि सहायक है? देखते हैं ऑप्शन। शब्द परिवर्तन विधि, गठन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हमारा बेस मजबूत होगा, मतलब मातृभाषा का बेस होगा, तो हमें नई भाषा को जानने में ज़्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा।
तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो व्याकरण अनुवाद विधि हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी व्याकरण अनुवाद विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, ये विचार किसका है? मतलब जो बच्चे की भाषा है वो समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ये किसने कहा था? कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा था? प्याजे का है ये विचार, या चॉम्स्की का है, स्किनर का, या वाइगोत्स्की का? तो देखिए जो हमारे नोम चॉम्स्की हैं वो भाषा को जन्मजात मानते हैं। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो भाषा उसकी जन्मजात होती है। तो ये मतलब जो हमारे चॉम्स्की है वो भाषा को जन्मजात मानते हैं। लेकिन जो हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा हमारा वो हो जाएगा वाइगोत्स्की। मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारा वाइगोत्स्की। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमारे चॉम्स्की साहब हैं उन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है और प्याजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने स्किनर ने क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने दिया है वाइगोत्स्की ने कहा था ये कि बच्चे की जो भाषा है वो समाज के साथ संपर्क का ही एक परिणाम है। ये वाइगोत्स्की का कथन है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, जब बच्चे भाषा अर्जित करते हैं तो उनकी स्थिति कैसी होती है? ऑप्शन है हमारे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। जो हमारे भाषा के नियम होते हैं उन्हें रटते हैं बच्चे। ऑप्शन बी है कभी कोई त्रुटि नहीं करते। मतलब बच्चे तो गलती करेंगे, गलती कर करके सीखते हैं बच्चे। ऐसा नहीं है कि गलती ना करें, बच्चा गलती कर करके ही सीखता है। ऑप्शन डी है अधिकतर गलतियां ही करते हैं। मतलब बच्चे अधिकतर गलतियां ही करते हैं। ऑप्शन डी है भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो देखिए जब बच्चा भाषा अर्जित करने की स्थिति में होता है तो वह जो नियम होते हैं भाषा के उनको स्वाभाविक रूप से रटते हैं। मतलब याद करते हैं, बार बार उनका अभ्यास करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। मतलब जो बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता है उसका परिचायक कौन है? देखते हैं ऑप्शन। सुंदर लिखावट, मतलब जो लेखन क्षमता है वो सुंदर लिखावट है क्या परिचायक? या अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य विन्यास, मौलिक विचार? तो देखिए जो हमारी सशक्त लेखन क्षमता है उसका परिचायक होते हैं हमारे मौलिक विचार, अच्छे विचार। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। मौलिक विचार जो है हमारा वो बच्चे की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक होते हैं। मौलिक विचार ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मुहावरे और लोकोक्तियां सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मतलब जो हमारे मुहावरे और लोकोक्तियां होते हैं उनका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन देखते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां का सुनिश्चित प्रयोग करना, मतलब इनका प्रयोग ठीक से करें। ऑप्शन बी है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना। ऑप्शन सी मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना। या ऑप्शन डी कोश में मुहावरा एवं लोकोक्तियों का अर्थ देखना। बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो देखिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना, मतलब प्रयोग करने के लिए सुनिश्चित करें। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? मतलब बच्चों की जो भाषागत रचनात्मक आकलन करें, मतलब ऐसे कौन से प्रश्न पूछे जो रचनात्मक या भाषागत आकलन करने में ज्यादा उपयोगी साबित हो? ऑप्शन है हमारे मुक्त अंत वाले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, एक शब्द के उत्तर वाले प्रश्न, सही कथन पर निशान लगाओ वाले प्रश्न। तो देखिए
तो जो मुक्तंत्र का क्या मतलब होता है, इसमें जो समाधान होता है वो खोजा हुआ होता है। मुक्तंत्र का मतलब होता है खोजा हुआ समाधान। तो इन्हें हम ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मुक्तंत्र वाले प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए। मतलब एक भाषा शिक्षक है तो उसे करना क्या है, एक सांस्कृतिक कक्षा है तो उसमें उसे किस बात पर बल देना चाहिए भाषा शिक्षक के लिए। ऑप्शन है हमारे, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ऑप्शन बी है, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। ऑप्शन सी है, बच्चों को व्याकरण सिखाना। ऑप्शन डी है, स्वयं के द्वारा भाषा का शुद्धिकरण करना, मतलब भाषा को शुद्ध करना। तो अगर जहां बात आ रही है अवसर देने की बच्चों को, तो वो क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी उस क्वेश्चन का उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय। मतलब जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनमें भाषा की रुचि का विकास करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए। ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, मतलब जो विद्यार्थियों का व्याकरण का ज्ञान है उसे बढ़ाना। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना विद्यार्थियों से। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो देखिए हमें करना क्या चाहिए कि विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब आता है इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीजें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है तो आप क्या करेंगे। मतलब आपने जो आपके विद्यार्थी है उनसे कहा कि आप जब घर से विद्यालय आते हैं तो रास्ते में जिन जिन चीजों को देखते हैं उनके बारे में लिखें, लेकिन उनकी क्लास में एक बच्चा दृष्टिबाधित है तो आप क्या करेंगे। देखते हैं इसके ऑप्शन। उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगे, जो दृष्टिबाधित है उसके लिए। ऑप्शन बी है, स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगे। ऑप्शन सी, उसे कहेंगे कि अपने सहपाठी से पूछकर लिख ले। ऑप्शन डी, प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। तो देखिए हमें करना क्या है, जो दृष्टिबाधित हमारा एक छात्र है, हम क्या करेंगे उसके प्रति, हमें करना यह है कि प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर देंगे। मतलब उस क्वेश्चन को ही उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। तो आज का सेशन बस यहीं तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।